तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को जागीरदार व्यवस्था या सामंत व्यवस्था कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था। क्योंकि जागीरदार व्यवस्था, सामंत व्यवस्था, क्योंकि राजा के बाद राजा अपने लोगों को किसी एक ठिकान, एक जगह की जमीन देकर उस एरिया का प्रशासनिक व्यवस्थापक बनाता था। इसलिए उस जगह का, उसे वहाँ का जागीरदार कहा जाता था। तथा सामंत राजा को समय समय पर उस जागीर के द्वारा कर दिया करता था, तथा जो जागीरदार बनता था या तो वो बंधुत्व पर आधारित या रक्त समूह के आधारित, जो राजा के भाई बंधु थे उन्हें ही वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता था, उसे ही जागीरदार बनाया जाता था। सामंत व्यवस्था ट्रेंड पर आधारित थी। राजस्थान में सामंत राजा को बराबर वालों में प्रथम या समकक्षों के में प्रथम व्यक्ति मानते थे। मतलब राजा होता था वह समकक्षों में प्रथम, मतलब होते वो बराबर ही थे। सामंत और राजा बराबर, क्योंकि वो भाई बंधु तो होते थे, इस वजह से वो समकक्षों में प्रथम होता था। लेकिन उन जितना उनके भाइयों वो प्रथम खड़ा होता था, वो उनके बराबर में होते थे। ये नहीं था कि वो बहुत बड़ा वो था, वो समकक्षों में पहला होता था, लेकिन वो होता वही जागीरदारों के बराबर था। वह पहला व्यक्ति होता था। जैसे पहले राजा वो बनता था जो सबसे बड़ा भाई होता था, तो उसके बाद के छोटे छोटे भाइयों को जागीरदार बना दिया जाता था या सामंत बना दिया जाता। लेकिन वो पद में बड़ा है इसलिए उसे राजा, और सब छोटे हैं तो उसे सामंत बना दिए जाते। सामंत को राजा का मुखिया न मानकर कुल का नेता मानते थे। मुखिया एक होता है जो पूरी जगह का एरिया का एक प्रथम पहला नागरिक, उसके द्वारा ही किया जाता था। पर ना ये ना होकर वह कुल का एक नेता होता था, मतलब उसकी पदवी बड़ी थी लेकिन वह उन सबके बराबर ही होता था। सामंत राज्य को राजा का न मानकर सबकी सामूहिक धरोहर मानते थे। सामंत राजा को, जो राजा होता था वह सबकी सामूहिक धरोहर थी। राज का मुखिया न मानकर कुल का, मतलब जो राजा न मानकर सबकी सामूहिक धरोहर थी। राजा एक सामूहिक धरोहर के बराबर था, वह राजा था लेकिन वह सबके लिए समान व्यक्ति था। राजा के कुल या परिवार के सदस्य को कोई जागीर भेंट की जाती थी, उस सदस्य को जागीरदार सामंत कहते थे। जो राजा के कुल परिवार का जो सदस्य था उसे किसी भी जगह की जागीर भेंट की जाती थी, उसे उस सदस्य को वहाँ का जागीरदार कहते थे। राजा अपने परिवार या कुल के अलावा अन्य किसी सगे संबंधी या रिश्तेदार को जागीर भेंट करता था, या जागीर भेंट करता था, उसे गनायत कहा जाता था। राजा अपने परिवार या कुल के अलावा अन्य किसी को, जो उनके बंधुत्व थे उनके अलावा किसी और सगे संबंधी या रिश्तेदार को वह जागीर देता था, उसे गनायत कहा जाता था। परंतु परिवार के जो सदस्य को वह जागीर देता था उसे जागीरदार कहा जाता था। सामंतों के विशेष अधिकार। सामंतों के विशेष अधिकार दो तरीके के थे। एक तो इक्वेडी ताजमी, एक दोबड़ी ताजमी। इक्वेडी ताजमी में गनायत आते थे। सामंत जागीरदार, सामंत या जागीरदार सामंत के आगमन पर राजा द्वारा एक बार स्वागत किया जाता है। इक्वेडी का मतलब था किसी भी सामंत या जागीर सामंत के आने पर राजा के द्वारा एक स्वागत किया जाता था। वह स्वागत उसके आने पर ही जो स्वागत किया जाता, एक बार स्वागत किया जाता था, उसे इक्वेडी कहा जाता। और दोपड़ी मतलब जो सामंत था आता था और आने व जाने दोनों समय पर वह राजा द्वारा स्वागत किया जाता था, उसे दोबड़ी ताजमी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आधिपत्य के पश्चात राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। जब 16वीं शताब्दी में मुगल आए उसके बाद में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया, तथा अकबर ने शासकों का राज तिलक करवाकर उत्तराधिकारी नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जो पहले राज तिलक
अपने सगे संबंधी या पुरोहितों के द्वारा होता था, परंतु जैसे ही मुगल काल आया 16वीं शताब्दी में, उसके बाद से अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था थी। अकबर ने शासकों का राज तिलक करवाना, उत्तराधिकारी नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया था। मुगलों के आधिपत्य के पश्चात पश्चात सामंतों को एक निश्चित रकम राजा को जमा करानी होती थी, जिसे रेक कहा जाता था। मुगलों का जब आधिपत्य आया के पश्चात से सामंतों को एक निश्चित रकम राजा को दी जाती थी, उसे रेक कहा जाता था। मुगलों के आगमन पर यह शुरू हुआ था। पहले ये नहीं था, अपने राजस्थान के अंदर जो सामंत थे वो कोई भी रेक नहीं देते थे, लेकिन जब से मुगल आए उसके बाद से रेक देना प्रारंभ हो गया था। सामंत द्वारा रेक दी जाती थी। रेक दो प्रकार की होती थी, भरतू रेक और पट्टा रेक। भरतू रेक होती थी, राजकोष में जमा कराई जाती थी, और वह एक वार्षिक आय होती थी। जो भरतू रेक थी वो राजकोष में जमा की जाती थी, और वह वार्षिक आय को ही भरतू रेक कहा जाता था। लेकिन जो पट्टा रेक थी वो जागीरदार द्वारा एक साल का आय व व्यय का लेखा जोखा पट्टे में रखा जाता था, उसे पट्टा रेक कहा जाता। जो पूरे साल में जो आय व्यय हुई थी उसका लेखा जोखा एक पट्टे के द्वारा रखा जाता था, उसे पट्टा रेक कहा जाता है। सामंतों से लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क मारवाड़ में लिया जाता था, वह था हुकुमनामा, चाकरी, महकमा और पेशकशी। और जो मेवाड़ में लिया जाता था शुल्क, वह था तलवार बंधाई, कैद, खालसा। ये पृथ्वी सिंह के समय लिया जाता था। और जयपुर से नजराना और उत्तराधिकारी शुल्क। मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह ने पेशकशी नामक उत्तराधिकारी शुल्क लागू किया था। किसने किया था? मोटा राजा उदय सिंह ने। राजस्थान में सामंतों की श्रेणियां। मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां 4 थी, जिसका बंटवारा सूर सिंह ने 1595 में से 1619 का कार्यकाल रहा था सूर सिंह का, उन्होंने की थी। पहली थी राजवी, सीरदार, गनायत, मुस्तदी। राजवी नामक सामंत को हुकुमनामा व चाकरी कर से 3 पीढ़ियों तक मुक्त रखा जाता था। जो राजवी कर था वह सामंतों को, जो सामंत होते थे हुकुमनामा व चाकरी कर से, उन्हें 3 पीढ़ियों तक दूर रखा जाता था। 3 पीढ़ियों तक वह कर नहीं देते थे। सिरदार, यह राजा के परिवार से संबंधित सामंत होता था। गनायत, रिश्तेदार, सगे संबंधियों का सदस्य। मुस्तदी, ये सामंतों में प्रशासनिक अधिकारी होता था। मेवाड़ में सामंतों को अमर सिंह द्वितीय ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेवाड़ रियासत के ठिकानों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी थी के ठिकाने 16 सामंत उमराव। द्वितीय श्रेणी के ठिकानों की संख्या 32 थी, उसमें सरदार। और तृतीय श्रेणी के ठिकानों की संख्या 100 थी, इसमें गोल। अमर सिंह द्वितीय ने अपने सामंतों को स्थायी पट्टा देकर एक निश्चित रेख प्रारंभ की थी, जिसे अमरशाही रेख कहा जाता। जो अमर सिंह द्वितीय थे, उन्होंने वहाँ के सामंतों में स्थायी पट्टा देकर एक निश्चित रेख प्रारंभ की थी। वो एक निश्चित रेख थी कि इतनी ही आपको जमा करानी होगी, उसे अमरशाही रेख कहा जाता। मेवाड़ में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सामंतों के बैठने के स्थान निश्चित होते थे, जिसे ओल कहा जाता। जो मेवाड़ के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सामंत होते थे, उनके बैठने का स्थान निश्चित होता था और जिसे ओल कहा जाता था। मेवाड़ के नए महाराणा का राज तिलक उंदरी गांव के गमैती भीलों द्वारा अपना अंगूठा काटकर किया जाता। जो मेवाड़ थे, वहाँ के महाराणा बनते थे, उनका राज तिलक उंदेरी गांव के गमैती भीलों द्वारा राज तिलक किया, अंगूठा काटकर जो राज तिलक किया जाता था, राज तिलक किया जाता था, उसके द्वारा ही उनका राज तिलक किया जाता था।
मेवाड़ में गनाए सामंत झाला, परमार, राठौड़। बीकानेर में सामंत। रायसिंह ने बीकानेर में सामंतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया: बीका के वंशज, बीका के चाचा भतीजों के वंशज और प्रदेश अधीनस्थ सामंत। बीकानेर में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सामंतों का आसमी चाकर पट्टायत कहते थे। कोटा में सामंतों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया था: देश जागीरदार और दरबार जागीरदार। देश जागीरदार राजकीय सेवा के बदले दी जाने वाली जागीर। कोटा में ताजीम प्राप्त सामंतों की संख्या 36 थी। रणथंभौर के कोटा जिले में संलग्न सामंतों को कोटडियात कहते थे। जयपुर में सामंत। पृथ्वीराज कछावा ने आमेर रियासत को अपने 12 पुत्रों में विभक्त कर दिया था, जिस कारण इसे 12 कोठड़ी के नाम से जाना जाता था। जो जयपुर के जो सामंत थे उनके पृथ्वीराज कछावा ने अपने जो 12 पुत्र थे उनमें विभाजित कर दिया था, इसलिए वहाँ की जो जागीर थी उसे 12 कोठड़ी के नाम से जाना जाता था। भारमल के समय आमेर में रियासतों को कोठड़ी के नाम से जाना जाता था। आमेर में सामंतों की 2 श्रेणियां थी: ताजमी, खास, चौकी। अड़सटा। जयपुर में भूमि माप की इकाई को अड़सटा कहते थे। जैसलमेर में सामंतों को मिसल कहा जाता था। मिसल 2 प्रकार के: डाबी और जीवनी मिसल। मध्यकालीन सामंत की व्यवस्था। मारवाड़ में सामंत थे 4 श्रेणियों में बांटा गया था: राजवी, सिरदार, गनायत, मुत्सदी। मेवाड़ में सामंतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: उमरावजी, सरदार और गोल। बीकानेर में 3 श्रेणियों: बीका के वंशज, बीका के चाचा भतीजे के वंशज और प्रदेश अधीनस्थ सामंत। जयपुर में 2 श्रेणियां: ताजमी और खास, चौकी। कोटा में भी 2 श्रेणियों में बांटा गया: देश जागीरदार और दरबार जागीरदार। जैसलमेर में भी 2 श्रेणियों में बांटा गया था: डाबी मिसल और जीवनी मिसल। केंद्रीय प्रशासनिक कार्यों में राजा स्वतंत्र होता था, लेकिन व्यवहार में सामंतों का सहयोग आवश्यक था। प्रशासन में जारी किए जाने वाले राजकीय आदेश, फरमान मुगल बादशाहों द्वारा जारी किए जाने वाली शाही आदेश फरमान कहलाती थी। जो मुगलों द्वारा जो फरमान जारी की जाती थी, शाही आदेश होता था, उसे फरमान कहा जाता था। सनद मुगल बादशाह द्वारा सामंतों द्वारा दी जाने वाली जागीर सनद कहलाती थी। जो मुगल बादशाह द्वारा जागीरदारों को दी जाने वाली जागीर उसे सनद कहलाती थी। परवाना रियासतों के राजा द्वारा सामंत के पास भेजा जाने वाला पत्र। रियासतों के राजा द्वारा सामंत के पास भेजा जाने वाला जो पत्र होता था उसे परवाना कहा जाता था। और खिरता एक राजा द्वारा दूसरे राजा के पास भेजा जाने वाला पत्र। रुक्का राजा द्वारा अपने अधिकारियों के पास भेजा जाने वाला आदेश। अर्जदास्ता राजा के द्वारा मुगल बादशाह के पास भेजा जाने वाला पत्र। जो राजा द्वारा भेजा जाता था मुगल बादशाह के पास उसे अर्जदास्ता कहा जाता था। वकील रिपोर्ट मनसबदारों, सामंतों व राठौड़ सरदारों द्वारा सामूहिक रूप से मुगल बादशाह के पास प्रस्तुत किए जाने वाला पत्र वकील रिपोर्ट कहलाती थी। केंद्रीय मंत्री परिषद। मेवाड़ रियासत में मंत्री परिषद का गठन सर्वप्रथम अल्लट द्वारा किया गया था। अल्लट ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था, जिसकी जानकारी सारणेश्वर प्रशासनिक 953 ईस्वी में मिलती है। इसी प्रशस्ति में मेवाड़ के मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है। अमात्य मुख्यमंत्री, संधि विग्रहक मंत्री, विदेश मंत्री। अक्षय पट्लिका वित्त मंत्री। भिक्षगांधी राज, वैद्य जी,
बंदीपति, मुख्य भाट, दीवान वित्त विभाग का प्रमुख, दीवाने हुंडरी, राजा के कागजों की देखभाल करने वाला, खजांची, राजा के आय व्यय का उल्लेख, राजा के आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला, बख्शी, सेवा का मुखिया। मेवाड़ खजाई को, मेवाड़ खजाई को कोषपति, कोषाध्यक्ष कहते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री को मुहासिर कहते हैं। बीकानेर में मुख्यमंत्री को मुख्तियार कहते हैं। परगने, परगने का प्रशासन, परगने का प्रशासन राजा का प्रशासनिक सुविधा के लिए परगने में विभक्त करता था। एक परगने में 20 गांव आते थे। राज्य को परगनों में विभक्त करना मुस्लिम प्रशासन का प्रभाव था। परगने के प्रमुख अधिकारी आमभील परगने का मुख्य अधिकारी होता था। फौजदार सेना व पुलिस का मुखिया होता था तथा फौजदार का दूसरा मुख्य अधिकारी होता था। खुफिया नवीस परगने से संबंधित आय का लेखा जोखा दीवान तक पहुंचाने का कार्य गुप्त भी कहते थे। गांव का प्रशासन मध्यकालीन प्रशासन में गांव को मौजे कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। मौजे 2 प्रकार के तो होते थे, असली पुराना गांव, दाखली नया गांव। शब्दावली कनवारी गांव का रक्षक, दफेदार आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला। शहना चौकीदार, तलवाटी अनाज तोड़ने वाला। राजस्व प्रशासन मध्यकाल में भूमि का मुखिया राजा होता है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। खालसा राजा के नियंत्रण में आने वाली भूमि, जागीर सामंतों जागीरदारों को जाने वाली भूमि, भोम कर मुक्त भूमि को भोम कहते थे। शासन दान पुण्य देवताओं को दी जाने वाली भूमि। राजस्व के आधार पर भूमि का विभाजन। बापी वह भूमि जिस पर जन्म जात अधिकार होता था तथा उसका मुखिया बापीदार कहलाता था। इजारा प्रथा, ठेका प्रणाली राजा द्वारा एक निश्चित रकम के बदले दी जाने वाली भूमि। सारण अनुदान में दी गई भूमि। सैन्य प्रशासन व्यवस्था सेना पूर्णतः राजा के नियंत्रण में होती थी। सेना का मुखिया सेनापति बख्शी कहा जाता था। सेना 2 प्रकार की थी, अहिदी जमीयत। राजा की सेना, सामंतों की सेना। बरगीर सिलेदार। बरगीर वह सेना जिसको अस्त्र शस्त्र व घोड़े राज्य की ओर से प्रदान किए जाते थे। यह स्थायी सेना होती थी। सिलेदार शव के अस्त्र शस्त्र व घोड़े होते थे, उस सेना को सिलेदार कहते थे। तोप 2 प्रकार की होती थी, जिनसी तोप, दस्ती तोप, भारी तोप, हल्की तोप। इसे राम चंगी भी कहते थे। तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग नरनाल मनुष्य की पीठ पर, गजनाल हाथी पर, अश्वनाल घोड़े पर, शतुरनाल ऊँटों पर। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू।